Everyone, welcome back to Arvika Institute of Legal Research. In this today's video, we will discuss section 34, which is concept of joint liability under chapter 3 of Indian Penal Code, which is mentioned under the journal explanations. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का, पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स एंड बोथ द मेंस। तो अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आता है, स्पेसिफिकली, तो हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो में मैं आपको इसका सारा कंसेप्ट बताऊंगी। सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इट इज़ दैट सबसे पहले हम बताएंगे कि जो आईपीसी है, आईपीसी इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड द जर्नल आईपीसी एंड द स्पेसिफिक आईपीसी। जर्नल आईपीसी इज़ दैट विच इज़ बिफोर द सेक्शन 121। जो 121 से पहले के सेक्शन है उनको हम जर्नल आईपीसी में कंसिडर करते हैं, और आफ्टर 121 वो सारे आते हैं स्पेसिफिक आईपीसी में। स्पेसिफिक ऑफेंसेस आ जाते हैं लाइक थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, रेप वगैरह। वो सारे 121 के बाद आते हैं, जो भी स्पेसिफिक ऑफेंस होते हैं। उसके बाद तो जो सेक्शन 34 है, ये आता है जर्नल आईपीसी में। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल क्या है, ये हमें बताता है कि अ मैन इज़ लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट, नॉट द एक्ट ऑफ अनदर। एक पर्सन सिर्फ अपने एक्ट्स के लिए लाइबल होता है, ना कि दूसरों के लिए। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल which is under the four categories. First is the in which included the section 34. In the second there is a 120A and 120V, which is related to the criminal conspiracy, and third one is the common object, fourth one is the abatement. इन चारों ही लॉज में ये प्रिंसिपल जो जूरिस्प्रूडेंस का हमने ऊपर पढ़ा कि एक पर्सन सिर्फ अपने एक्ट के लिए लाइबल होगा, उसका ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें इन चारों एक्ट्स में एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए लाइबल होता है, दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए। तो रीज़न, अब हम रीज़न देखते हैं इसका, वाई ऑल लाइबल। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इलस्ट्रेशन देती हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ABCD 4 पर्सन्स थे जिन्होंने प्लान बनाया कि हमें E का मर्डर करना है। तो जब वो E का मर्डर कर रहे थे तो तब किसी ने उसे हर्ट किया, कोई नाइफ़ लेके आया, किसी ने उसको नाइफ़ से उसके ऊपर वार किया, किसी ने उसे ब्लॉक किया, उसके ऊपर डंडा मारा या कुछ भी। तो हमें उससे ये नहीं पता चलता कि विच एक्ट डन बाय विच पर्सन, कौन सा एक्ट किसने किया है, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल ऑफेंडर। हम असली गुनहगार को नहीं पकड़ पाते। तो इसीलिए जो हमने ऊपर 4 एक्सेप्शंस पढ़े उसमें हम दूसरे के एक्ट के लिए भी सभी को लाइबल करते हैं। तो बिफोर रीडिंग द section 34 cases, firstly we will discuss the Baer Act language. Baer Act से एक बार पढ़ते हैं कि what is section 34. So section 34 is saying the act done by the several persons in furtherance of the common intention. ठीक है, तो ये सेक्शन में जो ये इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ये वर्ड्स हैं वो 1870 में ऐड किए गए थे। ठीक है,
तो हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, तो एक्ट कौन सा होगा? क्रिमिनल। इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब उन्होंने प्लान तो बना लिया बट उसमें फर्दरेंस होनी चाहिए कि उसको उन्होंने अंजाम भी दिया जाना चाहिए, वो एक्ट किया जाना चाहिए। ईच ऑफ सच पर्सन, तो जो हर बंदा उसमें इन्वॉल्व होगा, इज़ लाइबल होगा फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर, उस एक्ट के लिए सेम मैनर जैसे कि उसने अकेले ने वो ऑफेंस करा हो। ठीक है, तो इसमें जो क्रिमिनल एक्ट वर्ड है वो आईपीसी में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड अभी लैंडमार्क केस लॉज देखते हैं। सेक्शन 34 से रिलेटेड लैंडमार्क केस लॉ। फर्स्ट जजमेंट, जो पहली जजमेंट थी सेक्शन 34 से रिलेटेड, वो थी आर वर्सेस क्रूज की 1838 की जजमेंट। इसके फैक्ट्स क्या थे कि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि ए को अरेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे BCDE उसके ब्रदर्स वहाँ पे मौजूद थे, जिसने कि पुलिस ऑफिसर को ब्लॉक किया, उसके बाद उसको मारा भी, बीट भी किया, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग गया, रैन अवे। तो इस केस में बताया गया कि यहाँ पे किसने मारा या किसने ब्लॉक किया ये हमें नहीं पता, इसीलिए BCDE वो सारे ही एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होंगे। तो ये पहली जजमेंट थी ऑन द सेक्शन 34। इसके बाद जो सेकंड जजमेंट है, दिस इज़ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, क्यून एम्प्रेस वर्सेस गोराचंद गोप। इन दिस ये 1866 की कलकत्ता फुल बेंच की जजमेंट है, जिसमें कि पहली बार ये वर्ड यूज़ किए गए थे, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो 1866 की जजमेंट है ये, इसके ही रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 34 में 1870 में अमेंडमेंट हुई थी और ये वर्ड ऐड किए गए थे इसमें सेक्शन 34 में। तो आगे पढ़ते हैं। तो सेक्शन 34 हमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड द सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन दी गई है सेक्शन 34 में एंड सिमिलर इंटेंशन गिवन अंडर सेक्शन 35। कॉमन इंटेंशन मीन्स द प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, बट इन द सिमिलर इंटेंशन देयर इज़ अ नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसके लिए हम आगे देखते हैं। सेक्शन 35 की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ABC 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्लान बनाया, कॉमन इंटेंशन थी उनकी कि उन्होंने D को बीट करना है, मारेंगे वो, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो C था, यहाँ पे जो C है वो गन लेके आ गया और D का उसने मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ बीट करने के लिए, उसको पीटने के लिए कॉमन इंटेंशन बनी थी, ना कि उसे उसका मर्डर करने के लिए। सो हेयर A एंड B विल नॉट बी लायबल। ठीक है, तो इसके ऊपर जिसमें आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का, देयर इज़ अ वेरी लैंडमार्क केस लॉ, महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1943 की जजमेंट है ये। इसमें क्या हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ था, जहाँ पे ये अलादाद और हमीदुल्ला, अलादाद डिजीज़ है जो कि मर चुका है, ये दोनों गए इंडस रिवर में फॉर कलेक्टिंग रीड्स, जहाँ पे वो लकड़ी वगैरह कुछ भी उनको कलेक्ट करने के लिए। तो जो वहाँ पे मोहम्मद हुसैन शाह था वो नहा रहा था, बात में इंडस रिवर में नहा रहा था, और उसने अलादाद और हमीदुल्ला को रोका, वॉन्ट टू स्टॉप। ठीक है, उसके बाद जो गुलाब शाह था वो था नेफ्यू मोहम्मद हुसैन शाह का। ठीक है, तो उसने आस्किंग फॉर रिटर्न,
अल्लादाद और हमीदुल्लाह को वापस जाने के लिए बोला और उनको स्टिक से हिट भी किया, बट वो मिस हो गया था, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अली दा हिम हिट द गुलाम शाह, अली दा ने गुलाम शाह को हिट किया एंड गुलाम शाह अपनी मदद के लिए चिल्लाया। वली शाह जो कि सन था मोहम्मद हुसैन का, और महबूब शाह, ये दोनों उसकी हेल्प की आवाज़ सुन के लोडेड गन के साथ वापस मतलब भागे आए। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे उनके पास गन्स थी, और महबूब शाह यहाँ पे जो वली शाह था उसने फायर कर दिया हमीदुल्लाह पे, बट हमीदुल्लाह बच गया और अलीदा डाइड, अलीदा मर गया। वहाँ से जो वली शाह था वो तो एब्सकॉन्ड कर गया, बट महबूब शाह वो पकड़ा गया, एप्रीहेंड। तो हेयर प्रीवी काउंसिल ने कहा कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन उनकी मारने की नहीं थी, उनकी सिमिलर इंटेंशन, उन दोनों की इंटेंशन क्या थी, महबूब शाह और वली शाह की, टू रेस्क्यू द गुलाम शाह, क्योंकि वो उसकी आवाज़ सुनकर वापस आए थे, तो उसको रेस्क्यू करना ये उनकी सिमिलर इंटेंशन थी, ना कि कॉमन इंटेंशन थी मारने की। तो महबूब शाह विल नॉट बी लायबल। आई होप अभी आपको कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, और सिमिलर इंटेंशन में उनकी तब के तब बनी, उन्होंने पहले कुछ भी सोचा नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज़ सुन के वो वहाँ से भागे थे। तो अब हम बियर एक्ट से पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सेक्शन 35। इट इज़ रिलेटेड टू द सिमिलर इंटेंशन। इट्स सेइंग दैट वेन एवर एन एक्ट कौन सा है, क्रिमिनल ओनली, सिर्फ क्रिमिनल एक्ट, बाय रीज़न क्या होगा, बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट विद नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर if the act were done by him alone with the knowledge or intention। इसमें बोला गया है कि जो सिमिलर इंटेंशन, इसमें बंदा तब उस एक्ट के लिए ही लायबल होगा जिस रीज़न से, यहाँ पे आए, जिस रीज़न से उसने वो ज्वाइन करा है, तो उसके बिना जिस नॉलेज और इंटेंशन से उसने वो पार्टी ज्वाइन करी है, सिर्फ उसी के लिए लायबल होगा, दूसरे एक्ट के लिए नहीं। सेक्शन 36 ऑफ IPC इज वेन एवर द causing of the certain effect or attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense, it is understood that the causing of that effect partly by act partly by omission in the same offense। अगर एक एक्ट करा है जो कि पार्टली एक्ट है पार्टली ओमिशन है, इसको पहले इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, ए ने इंटेंशनली जेड को मारा, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड, उसको खाना नहीं दिया, पार्टली बाय बीटिंग जेड, उसको पीटा। तो इसमें क्या हुआ, जो बीटिंग है वो क्या हो गया, एक्ट हो गया, और जो इलीगली ओमिट है, इलीगली ओमिट फूड, ये क्या हो गया, पार्टली ओमिशन हो गया, ओमिशन हो गया। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे ए मर्डर के लिए लायबल होगा। वो नहीं कह सकता कि उसने तो सिर्फ उसे खाना ही नहीं दिया था, तो ये कौन सा खाना ना देना वो ऑफेंस है, तो यहाँ पे वो मर्डर के लिए लायबल होगा। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कोऑपरेशन हो इन द कमीशन, पढ़ते हैं इसे, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स whoever intentionally cooperate
इंटेंशनली किया, क्या उसने कोऑपरेट किया इन द कमीशन of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person commits that offense. तो उसने यहाँ पे कोऑपरेट किया, ठीक है। तो इसको इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। A and B agree to murder Z by severally and at different times. अलग अलग जगह पे करेंगे, ठीक है, बट सेवरली अलग अलग करेंगे और अलग अलग टाइम पे करेंगे। गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। उन्होंने इंटेंशन क्या थी? जेड का मर्डर करना। जेड डाइज फॉर द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोज। जेड किसकी वजह से डाई हुआ? सेवरल डोजेज, उन्होंने अलग अलग पॉइजन की डोजेज दी। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट, उन्होंने कोऑपरेट किया इन द कमीशन ऑफ मर्डर एज ईच ऑफ वन डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ ऑफेंस, देयर एक्ट आर सेपरेट। चाहे उनके एक्ट सेपरेट थे, लेकिन वो दोनों ही ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे। तो इसकी एग्जाम्पल बी, इलस्ट्रेशन बी देखते हैं। A and B are joint jailers and as such have the charge of Z. A and B क्या है? joint jailer है, और Z जो prisoner है उसका charge उनके पास है, और alternately for 6 hours, 6 घंटे के बाद उनकी ड्यूटी चेंज होती है। A and B intending to cause, वो डेथ Z को मारना चाहते हैं। knowingly उन्होंने कोऑपरेट किया और क्या किया? इलीगली ओमिट ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विद फूड। जेड को खाना ही नहीं दिया। सप्लाई टू देम फॉर दैट पर्पस, जेड डाइज ऑफ हंगर, भूख की वजह से मर गया। यहाँ पे ए एंड बी बोथ आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड। इन द थर्ड इलस्ट्रेशन, ए अ जेलर हैज़ द चार्ज ऑफ जेड। जेड का चार्ज है जो कि प्रिजनर है। ए ने उसे क्या करा? चाहता है कि उसकी जेड की डेथ हो जाए, और उसे ओमिट किया जेड विद फूड, उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से जेड हैज़ रिड्यूस इन स्ट्रेंथ। वो उसमें वीकनेस आ गई, उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो रिड्यूस हो गई। बट नॉट स्टारवेशन नॉट सफिशेंट टू कॉज हिज डेथ। बट उसे जो भूखा रखा गया उसकी डेथ के लिए वो सफिशेंट नहीं था। ए डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ए को क्या किया? ऑफिस से निकाल दिया गया, एंड बी को रख लिया गया उसकी जगह पे। बी सक्सीड्स हिम। बी विदाउट कल्यूजन, उन्होंने ए और बी ने कोई भी कोऑपरेशन कल्यूजन नहीं किया, ठीक है। इलीगली ओमिट टू सप्लाई जेड, बी उसे भी खाना देना मना कर दिया, जेड को खाना नहीं देता था। नोइंगली ही इज़ लाइकली देयर बाय टू कोज जेड डेथ, जिसकी वजह से जेड की डेथ हो गई। जेड डाइज ऑफ हंगर। बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर। तो यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं था, इसीलिए जो बी है वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा। बट ए है, ए होगा अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे विदाउट कल्यूजन और कोऑपरेशन था। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 38, person concerned in criminal act may be guilty of different offences where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act. They may be guilty of different offences by means of that act. तो ये सेक्शन कहना चाहता है कि जहाँ पे सेवरल पर्सन एंगेज, चाहे दूसरे को एंगेज करे कमीशन ऑफ आ क्रिमिनल एक्ट, कोई भी ऑफेंस का कमीशन करने के लिए किसी बंदे को एंगेज करते हैं, तो मे बी ये पॉसिबल है कि वो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हों। इसकी इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards it
and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. तो ये इलस्ट्रेशन क्या कहती है, यहाँ पे जो ए था, ए ने अटैक किया जेड को, किसमें, ग्रेव एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में, ठीक है, बट उसकी ए की कोई मंशा नहीं थी। यहाँ पे जो बी था उसकी इलविल थी टुवर्ड जेड, जिसकी वजह से बी ने प्रोवोकेशन असिस्ट ए, बी ने ए को असिस्ट किया फॉर किलिंग जेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी आर बोथ एंगेज इन कॉजिंग जेड डेथ। उनको दोनों को एंगेज किया हुआ था, चाहे दोनों एंगेज थे, बट यहाँ पे बी की इलविल थी और उसने ए को प्रोवोक किया, इसीलिए बी गिल्टी होगा मर्डर के लिए, बट ए होगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि वो जो जनरल एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 300 की, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इन द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसमें कवर होता है, इसीलिए वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उसके लिए गिल्टी होगा। थैंक यू everyone, that's all in the today's video. Bye, see you.